दोस्तों, आज देखते हैं हम रेजिस्टेंस की अरेंजमेंट के बारे में कि जो हमारे रेजिस्टेंस है उनका कॉम्बिनेशन कैसे होता है या फिर उनका अरेंजमेंट कैसा होता है। तो आज रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में कल हमने बताया था कि रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को चलने से रोकती है, फ्लो करने से रोकती है, रेजिस्ट करती है या फिर चार्जेस के फ्लो को रोकती है। तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को रोकती है। तो ऐसे ही रेजिस्टेंस को हमने आर से डिनोट किया था, रेजिस्टेंस को हमने ओम में मेजर किया था और उस ओम को हम ऐसे लिखते थे, ग्रीक लेटर जो ओम था, जॉर्ज सिमोन ओम के नाम से ओम जो यूनिट पड़ी थी, एसआई यूनिट। तो कॉम्बिनेशन के बारे में देखते हैं हम कि रेजिस्टेंस जो है वो कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है। तो रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो मेनली दो तरीके से होता है। एक तो रेजिस्टेंस को हम सीरीज में, रेजिस्टेंस जो है हमारे उसको हम सीरीज में अरेंजमेंट कर सकते हैं, उसको कंबाइन कर सकते हैं। पहला तरीका तो हमारा ये है। और दूसरा तरीका हमारा क्या है कि रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कंबाइन कर सकते हैं। पैरेलल में, पैरेलल जो है हमारा वो, तो पैरेलल में कर सकते हैं कंबाइन। तो रेजिस्टेंस को सीरीज में और रेजिस्टेंस को पैरेलल में हम देख सकते हैं कैसे कंबाइन करते हैं। दोस्तों, सीरीज में और पैरेलल में देखने का आपका हमने ओम्स लॉ जो पढ़ा था वो क्या था हमारा, V इज टू आई आर। ये जो आप पीछे जो करा गया है उसको ध्यान रखें कृपया करके। तो ये ओम्स लॉ था हमारा, क्योंकि इसके बिना आगे जो पढ़ना है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये आसान चीज़ें हैं, इतनी मुश्किल नहीं है कि आप ना सीख पाओ। तो रेजिस्टेंस जो है हमारा सीरीज में और रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में। रेजिस्टेंस को सीरीज में देखने के लिए हमारे पास क्या है, मान लो मेरे पास एक सर्किट है ऐसे, ठीक है, और मैंने रेजिस्टेंस को ऐसे कंबाइन कर रखा है। ये R1 है मेरा और ये जो रेजिस्टेंस है वो मेरा R2 है, ठीक है। और ये मैंने इसको बैटरी के साथ अटैच कर दिया। यहाँ पर मैं की लगाऊं या ना लगाऊं वो मेरी मर्जी है। यहाँ पर मैं की को ऑन कर दूं तो ऐसे हो जाएगा। अगर मैं की को ऑन कर देता हूँ, की अगर ऑफ है तो हम ऐसे लिखते हैं, और की अब ऑफ है, और अगर की ऑन है मतलब बटन ऑन है, स्विच ऑन है हमारा, तो फिर हम सीधा इस पॉइंट इस तरीके से लिख देते हैं, अब हमारा जो बटन है वो ऑन है। तो यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस है R1 R2 वो किस में है, सीरीज के अंदर दिखाया गया है, सीरीज के अंदर कंबाइन है वो। तो सीरीज वाला जो है वो ध्यान से देखिए, आपकी एक ही तार के ऊपर, एक ही वायर के ऊपर जब दो रेजिस्टेंस होते हैं, है ना, दो रेजिस्टेंस को जब हम एक ही वायर के ऊपर अटैच कर देते हैं, जैसे हमारा R1 और R2 आपने एक ही तार के ऊपर रखा हुआ है A और B पॉइंट के बीच में, तो हम इसको बोलते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो हमारा सीरीज में है। और ऐसे ही रेजिस्टेंस जब हमारा अलग अलग वायर के ऊपर हो, जब हमारा रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग वायर के ऊपर हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि ये R1 है मेरा और ये R2 रेजिस्टेंस है, और इसको मैंने बैटरी के साथ अटैच किया है, लेकिन ये दोनों देखने पर क्या है कि अलग अलग है। यहाँ पे मेरी की थी जो कि ऑन है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर मेरा अलग अलग वायर के ऊपर है, तो ऐसे वाले केस को हम पैरेलल बोलते हैं, इसको सीरीज को ये बोलते हैं। तो यहाँ पर मान लो मेरी बैटरी वोल्टेज V है, यहाँ पर भी वोल्टेज जो है मेरी V है। यहाँ पर जो मेरी वोल्टेज गई दोस्तों वो यहाँ पर भी V है, इस पॉइंट के ऊपर भी V है और इस पॉइंट के भी ऊपर V है। वोल्टेज की एक खास बात होती है कि वो सीरीज के अंदर सेम रहती है हर जगह पर, R1 में R2 में हर जगह पर वोल्टेज जो है वो मेरी सेम है। क्या ऐसा बोलना मेरा ठीक है कि रेजिस्टेंस जो है वो मेरा दोनों केसों के लिए सेम है। तो अगर दोनों केसों के लिए सेम है तो वोल्टेज जो है मेरा वो क्या सेम रहना चाहिए, कि मतलब जितनी वोल्टेज V यहाँ पर थी उतनी वोल्टेज यहाँ पर रहेगी, और करंट जो था क्या वो अलग अलग होगा, नहीं दोस्तों। तो यही सीखने की बात है रेजिस्टेंस इन सीरीज के अंदर, कि आपकी जो यहाँ पर वोल्टेज V है वो रेजिस्टेंस R1 के पास V1 होगी और यहाँ पर जाकर V2 वोल्टेज हो जाएगी, जबकि करंट जो है हमारा वो हर जगह पर सेम रहेगा। आई करंट वो करंट जो है हमारा वो हर जगह पर सेम रहेगा। तो दोस्तों यहीं पर यही बात जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देखने की, कि जो हमारी वोल्टेज होती है V वो
टोटल वोल्टेज जो इस सर्किट के अंदर है वो V1 प्लस V2, V1 जो R1 के अंदर से पास होती थी हो रही है, और जो V2 जो है वो R2 के अंदर पास हो रही है। तो ये टोटल जो वोल्टेज है हमारी वो V1 प्लस V2 करके है। जबकि हमने ओम्स लॉ जो पढ़ा था वो हमारा क्या था, IR V IR ओम्स लॉ था हमारा। तो यहाँ पर अगर V की जगह पर IR लिख लेते हैं हम, V1 की जगह पर IR की फॉर्म में अगर इसको लिखते हैं तो करंट जो था वो तो सेम रहता है हमारा पूरे सर्किट के अंदर, तो I ही रहेगा। V1 जो है वो वोल्टेज किसके कोरस्पोंडिंग थी, R1 के कोरस्पोंडिंग थी। अब मैं इसको लेके आ रहा हूँ, इसके बाद मैं ये वाला स्टेप देख रहा हूँ। तो ये क्योंकि ये हमारा ओम्स लॉ था इसलिए हम इस वाले ओम्स लॉ को इसके अंदर फॉलो कर रहे हैं, V V1 प्लस V2 के अंदर फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर R1 हो गया। यहाँ पर V2 की अगर मैं बात करूँ तो करंट जो था वो मेरा सेम रहा सर्किट के लिए, और V2 जो था वो मेरा R2 के कोरस्पोंडिंग था। तो इसलिए जो मेरा IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं I को कॉमन लेता हूँ, टेकिंग I कॉमन, तो अगर मैं कॉमन लेता हूँ I को, तो यहाँ पर I को मैं बाहर निकाल लेता हूँ कॉमन निकाल के, R1 प्लस R2, और ऐसे जो मेरा I है वो इस I से कैंसिल आउट हो जाता है, और R की जो वैल्यू है मेरी R1 प्लस R2 आ जाती है। तो दोस्तों जब कभी आप सीरीज की बात कर रहे हो, अब मैंने तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस लिए थे R1 और R2 नाम का, इसलिए तो रेजिस्टेंस जो है हमारा वो R1 प्लस R2 हो गया। अगर मैं 3 रेजिस्टेंस लेता तो मेरे 3 R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता सीरीज के अंदर, 4 लेता तो 4 हो जाता। अगर मैं N रेजिस्टेंस लूँ, मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंस लूँ, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे ही चलता जाएगा, और RN लास्ट वाला रेजिस्टेंस जो है वो मेरा RN तक, ऐसे जो है हमारा सीरीज का जो है वो चलता रहता है। सीरीज वाला जो केस है वो चलता रहता है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कैसे बनती है, रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल के केस में कैसे होती है। तो इसके लिए आपको क्या देखना है, पहले आप देखिए कि पैरेलल वाला केस होगा कैसे। जैसे कि ये मेरा, मैंने बोला कि एक अलग अलग तार के ऊपर जब रेजिस्टेंस रखे हुए हों आपके, तो हम उसको बोलते हैं कि क्या है। मान लो यहाँ पर मैं 3 रेजिस्टेंस लेता हूँ R3, और ये मेरे सारे क्या हैं, अलग अलग तार के ऊपर अटैच हैं, और इस एक पॉइंट को मैं बैटरी के साथ अटैच कर रहा हूँ। यहाँ पर बैटरी के साथ मैंने इसको अटैच कर दिया, ये मेरी मान लो V वोल्टेज बैटरी है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आप देखो, वहां पर मेरा क्या था कि करंट जो था सेम था। अब करंट यहाँ पर सेम नहीं होगा, इसके लिए यहाँ पर तक तो I करंट है हमारा, लेकिन जैसे इस पॉइंट के ऊपर जाता है तो करंट जो है वो बढ़ जाता है, अलग अलग डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर I1, यहाँ पर I2, यहाँ पर I3। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात करंट के लिए यही होती है कि करंट तब तक नहीं बढ़ता जब तक उसको अलग वायर नहीं मिल जाती, उसको अलग मीडियम नहीं मिल जाता। तो यहाँ पर क्योंकि उसको अलग अलग तार मिल गई है तो अलग अलग करंट फ्लो करेगा, इसलिए मैंने इसको I1, I2 और I3 की फॉर्म में लिख लिया। जबकि पिछले वाले केस में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर जो मेरी करंट था वो तार एक ही थी, करंट मेरा बटने के लिए, उसको डिवाइड होने के लिए जगह ही नहीं मिली, इसलिए जो मेरा करंट यहाँ पर भी आई था, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, हर जगह पर मेरा आई ही रहेगा, इसलिए जो मेरा करंट है वो एक जैसा रहता है। जबकि यहाँ पर मेरा करंट अलग अलग तार में बढ़ जाता है, और इसलिए करंट जो है वो अलग अलग केस का हो जाता है। तो अगर मैं टोटल करंट की बात करूं तो जितना मेरा इनपुट करंट था यहाँ पर बाहर निकलेगा तब भी मेरा आई करंट रहेगा। तो मेरा टोटल करंट जो है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल हो जाएगा। ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा था कि V इज इक्वल टू IR होता है। अगर मैं यहाँ से I की वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, V बाई R की फॉर्म में आ जाएगा, V बाई R की फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर वोल्टेज की बात करें अगर हम, R3, R2, R1 ये कितना होगा, तो यहाँ पर अब एक ही तार है, जब ये वोल्टेज R3 पर अप्लाई होगी तो यहाँ पर V वोल्टेज का काम करेगी, जब ये R2 के ऊपर अप्लाई होगी तो यहाँ पर भी V वोल्टेज इसको मिलेगी, और जब R1 के लिए होगा तो भी इसको V वोल्टेज मिलेगी। तो तीनों के लिए वोल्टेज जो है ना पैरेलल के केस में वो सेम रहती है, जबकि करंट डिवाइड हो जाता है। नोट करने वाली बातें हैं दोस्तों ये। तो करंट जो है हमारा वो टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल हो जाता है। और यहाँ पर अगर मैं I को V बाई R की फॉर्म में लिखता हूं तो I इज इक्वल टू V बाई R। I1 को क्या लिखूंगा, V बाई
R1, क्योंकि I1 जो था मेरा करंट वो R1 के कोरस्पॉन्डिंग है दोस्तों, ऐसे ही I2 जो करंट है मेरा वो R2 के कोरस्पॉन्डिंग है, V बाई R2 हो जाएगा। और ऐसे ही I3 जो करंट है मेरा वो V बाई R3 हो जाएगा, क्योंकि I3 जो है वो मेरा R3 के कोरस्पॉन्डिंग है। तो ऐसे जो अगर तीनों के केस में देखें तो वोल्टेज सेम है, तो मैं यहां से क्या करता हूं कि V को कॉमन निकाल लेता हूं बाहर, और ऐसे यहां पर मेरा 1/R1 बच जाता है, यहां पर 1/R2 बच जाता है, और यहां पर 1/R3 बच जाता है। तो ऐसे में V जो है वो V से कैंसिल हो जाता है, और मैं अगर स्टेटमेंट देखूं तो यहां पर मेरा जो रिजल्ट निकल के आता है कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो दोस्तों यहां पर मैं कितने भी रेजिस्टेंस ले लूं वो ऐसे ही इनवर्स की फॉर्म में आते जाएंगे। अगर 1/R है तो वो 1/R1 पैरेलल के केस में देखना है, ये पैरेलल के केस में ऐसा होता है। जब अब इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जब हम रिजल्ट निकाल लेते हैं उसके बाद हम रेजिस्टेंस को अपनी फॉर्म में लेके आते हैं, तो जितना भी आंसर आ जाएगा हम उसको पलटना है। मान लो अगर यहां पर मेरा 1/R की वैल्यू, मान लो मैं जब R जो है वो अगर 4/5 है पैरेलल के केस में, तो यहाँ पर हमें R की वैल्यू को निकालना पड़ता है। तो R जो है अगर हम इसको इन्वर्स कर देते हैं, पलट देते हैं, तो ये वैल्यू जो हमारी 5/4 हो जाता है। तो न्यूमेरिकल में हमारे को बस ये बातें ध्यान रखनी होती है कि R की वैल्यू जो है वो 5/4 हो गई। तो बस अब याद रखने वाला बात क्या है कि पैरेलल के केस में तो आप हमेशा रेजिस्टेंस को पलट के इन्वर्स करके उसको ऐड करेंगे, जबकि सीरीज के केस में आप हमेशा रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, सिंपली ऐड करते जाएंगे बस R1 R2 प्लस R3। ये हमारा सीरीज के मामले में है और ये हमारा पैरेलल के मामले में है।